राधिका जी, मैं आपके साथ इस बात की शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि एक विरोधाभास दिखता है। मतलब हम लोग भी जमीन पर गए, लोगों से बात की, टीएमसी के खिलाफ बोलने में कई, और ये मैं ओपनली पुरोहित जी के भी सामने मैंने बोला है, किसी के भी सामने मैं बोलूंगी, दुकानदार तो बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता आ जाएंगे, हम नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी वाले चुप है, बोल नहीं रहे हैं, एग्जिट पोल में इतना नंबर कैसे दिख रहा है? सभी को नमस्कार। अंजना जी, कल के नतीजे बंगाल में क्या होने वाले हैं वो आपके स्टूडियो में है, और आज शायद हर चैनल के स्टूडियो में है, क्योंकि टीएमसी के सारे प्रवक्ता जो पूरे चुनाव के दौरान अपने घर से डिबेट कर रहे थे, आज सब दिल्ली आ गए, क्योंकि वहां पे साफ है संदेश खाने को इनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। क्योंकि अगर इनकी सरकार बन रही होती तो मैं गारंटी से कहती हूँ, राजनेता हूं इसलिए जानती हूँ, कोई भी प्रवक्ता अपना प्रदेश छोड़ के तो नहीं आता, खास करके जो पार्टी बंगाल की पार्टी है। ममता बनर्जी गोवा भी गई, हार गई, तो उनकी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका दिल्ली में कोई अस्तित्व है। तो दिल्ली में इनके प्रवक्ताओं का एकदम से चले आना, देखिए ना, पूरा चुनाव में हम सब स्टूडियो से बड़ी बड़ी डिबेट्स में ज्वाइन करते थे अंजना जी, लेकिन टीएमसी का कोई प्रवक्ता नहीं होता था, वो तो पीक टाइम था। पर आज है, तो ये आने वाले कल के नतीजों की झांकी है। और कल इसी समय, कल मतलब 24 घंटे बाद बंगाल में एक नया इतिहास रचा जा चुका होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आ चुकी होगी। कल रात के बाद 7 बजे से लड़कियां घर से बाहर निकलने लगेंगी। वहां पे कंपनियां आके, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, हिंदुओं को अपना घर छोड़ के पलायन नहीं करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार जो हमें देखने को मिली, और आप जो कह रही हैं कि लोग बात नहीं कर रहे, डर तो लगेगा ना अंजना जी। पिछले चुनाव के बाद क्या हुआ था? 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था जिन्होंने टीएमसी का साथ दिया। 35 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया था। हिंदुओं को अपना घर छोड़ने को मजबूर कर दिया गया था। तो क्यों कोई अपना बोल के कुछ कहेगा? जो उनकी एक उंगली कर सकती है वो उनको जुबान से बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो सील पैक हो चुका है। नतीजे उस बात में भी गवाह हुए कि अब देखिए ममता बनर्जी राधिका जी, लोग जब बोलते नहीं है ना, तब खतरनाक साबित हो सकता है किसी के लिए भी। और उनके न बोलने का अलग अलग मतलब अगर निकाले तो कई बार उलटफेर भी हो जाता है और कई बार जो है वही कायम रहता है। तो जरा थोड़ा सा हमें संभल कर बात करनी होगी आज के दिन, क्योंकि फिलहाल ये एग्जिट पोल है, ये भी हम लोगों को पता हमने इनवाइट किया था कि आप भी स्टूडियो आ जाइए। राधिका जी, आप भी चाय पी लेते? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हमारे साथ पी रहे हैं चाय, आप भी आ जाती हैं? मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, इसलिए मैं नहीं आ पाई। अच्छा पुरोहित जी, संदेश लाए हैं कि नहीं लाए? वो कह रहे हैं अब संदेश आपको तो मिलना नहीं था वहां, इसलिए आप यहाँ आ गए। नहीं, वो उनका बोलने का है, वो अपना बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनको तो तृणमूल को आरोप लगाना है, मगर यहाँ बात संदेश की नहीं है। सबसे पहले तो इनके घर में जो दुखद श्रद्धांजलि, जो जिनकी भी मौत हुई है, उन्हें मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। राधिका जी, सबकी तरफ ठीक है ना, सब ठीक है। और रही बात पश्चिम बंगाल में, तो हमारा एक दल है, सांगठनिक दल है, और ममता बनर्जी जैसे नेतृत्व पूरे देश के अंदर में मुझे नहीं लगता किसी पार्टी के पास होगा। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, दिल्ली से जितने अधिकारी गए हैं, 15 राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र की पूरी सरकार जाकर के दिल्ली में प्रचार कर रही है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जाना पड़ता है। एक याद आ रहा होगा, जब एक बार 1977 में शायद इंदिरा गांधी के समय एक नारा लगा था, एक शेरनी 100 लंगूर, वो नारा लगा था। तो वही चीज है, आज पूरा देश लगा हुआ है और बंगाल के अंदर में, कि बंगाल की एक चुनी हुई सरकार को कैसे डिसमेंटल किया जाए। एक आपके तरफ से एक नारा लगाया जा रहा था इस बार जी, डिसमेंटल किया जाए। इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले ईडी सीबीआई ये क्या है? आप अगर चुने हुए प्रतिनिधियों को परेशान कर रहे हैं, आपने हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनी जो आईपैक है उसके अधिकारी को आपने 20 तारीख को उसे गिरफ्तार कर लिया, और चुनाव के दूसरे दिन आपने उसे छोड़ दिया, और आपने वहां पे प्रोटेस्ट भी नहीं किया लोअर कोर्ट के अंदर में। ये आपकी तरफ से नारा दिया गया था इस बार, जोताई कोरो हमला अबार जितबे बांग्ला, और बीजेपी का उस पर पलटवार था कि पलटनो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत चल रही है। क्या एग्जिट पोल में वो एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है आपको? 15 साल चला रहे आप सरकार, कहीं ना कहीं कुछ तो लोग नाराज होंगे ही ना आपसे। नहीं, नाराज कौन है? 1000 रुपये सिलेंडर जो उसके लिए बढ़ रहा है वो नाराज है, जनता नाराज है। पब्लिक पश्चिम बंगाल राज्य का चुनाव के में राज्य में बहुत शांति है, अमन है, चैन है। उसके बारे में जिनको दूर बैठे हैं दिल्ली में बैठ करके, और उनको लग रहा है कि बंगाल में पलायन हो रहा है, उनको कम से कम 20 साल से बिहार में उनकी सरकार है, और पूरे देश के अंदर में आपको बिहार के व्यक्ति मिल जाएंगे मजदूरी करते हुए। तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि सब जगह, सब कोई भी, हर प्रांत है देश का, वो आगे बढ़े। मगर 20 साल से वहां उनकी सरकार है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां उन्होंने कुछ नहीं किया। और पश्चिम बंगाल में चूंकि जो 34 साल का जो वामपंथी शासन था, ज्योति बसु ने क्या दुर्व्यवस्था कर दी थी 25 सालों में, उसका जवाब आज हमारे देश के अंदर में ममता बनर्जी ने दिया। जब ममता बनर्जी जब चुन करके आई 2011 में, उस समय का क्या माहौल था?
उस समय जनता ने तो उसे चुन करके भेजा था। और आज माँ माटी मानुस की सरकार है। सीपीएम के जो नेता थे वो भी तृणमूल में आए। जो भारतीय जनता देखिए आज सच्चाई क्या है, राधिका जी को पता करना चाहिए कि कलकत्ता शहर में कल काउंटिंग है और इनके पास में बूथ पे बैठने के लोग नहीं है। और तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता दिल्ली में आकर के बोल रहा है, एकदम निष्पक्ष है, चिल, एकदम शांति से बैठ करके हम बात कर रहे हैं और हाँ एकदम चिल है, ठीक है। और हमारी चौथी बार सरकार बन रही है और संदेश आपको जरूर भिजवाऊंगा। शेखर जी, एक प्रथा ये भी है कि बॉडी लैंग्वेज डिकोड किया जाता है। आपने बॉडी लैंग्वेज डिकोड किया क्या? मैं अंजना बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं करूंगा। मुझे इतिहास का एक उदाहरण याद आ गया। 1757 में जब प्लासी में क्लाइव और डुप्ले की लड़ाई हुई तो लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं थी। वो दो ऐसे औपनिवेशिक ताकतों की लड़ाई थी जो इस देश का भविष्य तय कर रही थी कि इस देश पर फ्रेंच रूल करेंगे या इंग्लिश रूल करेंगे। क्लाइव जीत गया, इंग्लिश ने हमारे ऊपर रूल किया पूरे देश पर। इतनी उत्तेजना, इतनी बातचीत तो तब भी नहीं हुई थी। मैं इतिहास थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूं। आज हमारे ऐसा लगता है कि बंगाल को वो देश की लड़ाई थी, ये बंगाल की लड़ाई में ऐसा लगता है जैसे कि हम पूरा एक महाभारत लड़ रहे हैं। मैं कुछ हद तक इसको इसलिए जेन्युइन मानता हूं कि ममता बनर्जी एक ऐसे दुर्ग की तरह खड़ी हैं जिन्होंने भाजपा के विस्तार को रोका है। नवीन पटनायक के पतन के बाद, असम के पूरी तरीके से गिर जाने के बाद ईस्ट इंडिया में अगर कोई खड़ा है तो ममता बनर्जी खड़ी हुई है। अगर ममता बनर्जी इस चुनाव में हार जाती हैं तो ये विचारधारा की भी जीत होगी और एक नई प्लासी की लड़ाई होगी जो नए तरीके से इस देश का भविष्य तय करेगी। शशि शेखर जी, आपने प्लासी की लड़ाई का जिक्र किया, इसके लिए प्रोफेसर संजय कुमार को मुझे प्लासी की लड़ाई को लेकर ही सवाल पूछना है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रॉबर्ट क्लाइव जो प्लासी की लड़ाई जीते सिराजुद्दौला के खिलाफ, उनकी सेना काफी कम थी लेकिन वो स्विफ्टली वहां पर मूव कर सकते थे, जबकि सिराजुद्दौला की सेना हजारों में थी। तो इस बार की बंगाल की लड़ाई में कौन वो स्विफ्टली मूव कर रहा है? जो पूरी ताकत झोंक कर वहां पर आए हुए हैं, उसके बदले स्विफ्टली मूव कौन कर रहा है, वो जरा आप बता दीजिएगा। क्या एग्जिट पोल में ये दिखता है? अच्छा हुआ आपने इतिहास से सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा और इतिहास बहुत पहले 30-35 साल पहले पढ़ा था। लेकिन हाँ, बंगाल के चुनाव पे सबकी नजर थी, मेरी भी नजर थी। अब बहुत चर्चाएं हो गई पिछले 3 महीने में, 4 महीने में, किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे है। मुझे लगता है कि इंतजार के लिए तो हमें कल का तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल काउंटिंग होगी और उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जिसकी चर्चा होती रही, कांटे की लड़ाई है, मुझे ऐसे ही लगता है कि कुछ इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती रही वहां पे। अब स्विफ्टली जब चुनाव होते हैं तो दांव पेच दोनों तरफ से होते हैं। दोनों, मैं इसी के लिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल में असली लड़ाई अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो दोनों ने अपने दांव पेच लगाए हैं। अब कल का इंतजार करते हैं, कुछ और घंटों की बात है, फिर देखते हैं कि आशुतोष जी का विश्लेषण अब सुना जाए। ये पोल ऑफ पोल्स पे देखो, मैं तो पोल्स ऑफ पोल्स को मानता नहीं हूँ, बट आपका एक अलग पोल होता है हमेशा। नहीं, मैं कभी नंबर्स के बारे में ना तो भविष्यवाणी करता हूँ, ना मेरी भविष्यवाणी करने में किसी तरीके की कोई दिलचस्पी है। मैं मानता भी नहीं उसको, उस विधा को भी नहीं मानता हूँ। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो आने वाले देश के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। राजनीति के अंदर अगर चुनाव वैमनस्यता में बदल जाए, शत्रुता में बदल जाए, एक दूसरे को देख लेने की मिसाल में बदल जाए, तो इसका मतलब यह कि वो लोकतांत्रिक जो तत्व है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और मैं बार बार इस बात को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि आप टीवी डिबेट में भी इसको देख लीजिए, जिस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल होता है, वो अच्छी स्थिति नहीं है। इस बार की जो लड़ाई है वो ममता बनर्जी के लिए दरअसल अपने आप को बहुत मजबूती के साथ ये साबित करने की है कि उनको हरा पाना उतना आसान काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साबित करने का वक्त है कि अब बिहार और उड़ीसा के बाद बंगाल में भी उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या इन दोनों के बीच में कहीं कोई नई रेखा खिंचती दिखाई पड़ रही जहां दोनों लगभग बराबर की स्थिति में हो, या कोई हंग असेंबली वाली स्थिति? मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मुझे साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि इस बार जिसकी भी जीत होगी वो ठीक तरीके से जीत होगी, वो आधी अधूरी लड़ाई नहीं होगी, आधी अधूरी जीत नहीं होगी उसमें। और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत बहुत की है, कोशिशें भी बहुत की हैं और एक नए प्रयोगशाला में तब्दील करने की कोशिश भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संगठनात्मक कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी है
और मुझे जैसे कि हरियाणा चुनाव के समय में पता चला कि आरएसएस के लोगों ने 30,000 सभाएं की या मीटिंग्स की, या महाराष्ट्र में कहा 50,000 के आसपास की, एक भी ऐसा शब्द मुझे यहाँ इस बार सुनाई नहीं पड़ा कि आरएसएस के लोगों ने इतने हजार से हो मीटिंग सकता है चुनाव के बाद सुनाई दे मुझे। हाँ, हो सकता है, हो सकता वो बड़ा है। क्योंकि अंडरग्राउंड उन्होंने ये काम बात कर कर ली है तो रोड शोज और ये बता ही देते हैं, नंबर्स क्योंकि बता देते हैं, बहुत सभा बड़े किसने दिलचस्प है। कितने किए, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं ये, किसकी कितनी रैलियां और रोड शो हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने, मतलब बीजेपी के खेमे से अगर आप देखिए तो 32 उन्होंने की। अब जरा एक ममता बार बनर्जी, सारे बीजेपी वाले ही दिखा दीजिए ना, क्योंकि नितिन नवीन और योगी आदित्यनाथ के भी दिखाई दिए, वो एक साथ पहले दिखा देंगे। लेकिन ममता बनर्जी का अगर हम दिखा रहे हैं तो पूरा जो दबाव ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर था, तो ममता बनर्जी पब्लिक मीटिंग्स 94, पदयात्राएं 12 और रोड शो 5, अभिषेक बनर्जी पब्लिक मीटिंग 69, पदयात्रा 2 और रोड शो 16, यानी 100 के ऊपर दोनों के अलग अलग हम यहां पर रोड शो देख सकते हैं। और नितिन नवीन अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो 14 पहला चुनाव होगा उनका अध्यक्ष बनने के बाद का। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर 12, उनको भी पब्लिक रैलीज वहां पर की और गई अब है। तो डेटा पे भी, टीवी पे आप देखेंगे बीजेपी पे उन्हीं का चेहरा पहले जेपी नड्डा का लगता था, इधर ममता बनर्जी है और अब नितिन नवीन आपको देख रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ 6 और मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ 2। कांग्रेस पार्टी अब क्या सोचकर अपनी रणनीति बनाती है, कांग्रेस का कोई होता तो उससे पूछते, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह काश ये बंगाली बोल रहे होते। देखिए, जो उस वहां के लोगों से जो कनेक्ट है उस भाषा में ही होता है, और बंगला एक बहुत ही रिच कल्चर उसका है। देखते हैं, क्योंकि ये चुनाव ये भी डिसाइड करेगा कि क्या क्षेत्रीय पहचान अभी भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ये डिसाइड करेगा। बट स्वयं प्रकाश पुरोहित जी क्यों नहीं जा सकते पीएम, क्यों नहीं उनके मुख्यमंत्री जाएंगे? या नहीं, अरे आप लोग कह रहे हैं पूरा देश को लगा दिया एक लेडी को डिसमेंटल करने में। चुनाव है भाई साहब, लड़ना। इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है। सीबीआई ईडी के जब वो होता है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बचा करके बाकी सब विपक्षी पार्टियों पर होता है। तृणमूल कांग्रेस के अगर किसी नेता पे, मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी चैनल में, उसको चुनाव के 5 दिन पहले बुला करके डराया धमकाया गया, 2 शोकोस किया गया। वो चुनाव का प्रचार कर, आदमी चुनाव प्रचार नहीं करे। हमारे देवाशीष कुमार है, उनके घर में भेज दिया था। अरे कोई आदमी अगर पैसे कमा रहा है तो आपकी दल में भी बहुत लोग हैं जो रेस्टोरेंट कर रहे हैं, पैसा जो कमा रहे बंगाल हैं। पुलिस जाती थी कई उम्मीदवारों के घर में वगैरह, वो सब याद नहीं है आपको? नहीं, उसकी भी शिकायत ही होती थी कि बंगाल पुलिस का कई उम्मीदवारों के घर जाती है कभी कभी। और इसीलिए तो वो जुडिशियल ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो उनकी स्क्रिप्टेड स्टोरी भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर क्यों गया? अगर वो व्यक्ति वहां पर जुडिशियल अधिकारियों को रोका है, अगर उस दिन रात को 12 बजे तक सारा लॉ एंड ऑर्डर तो वही मेंटेन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, सेक्रेटरी भी उनको पता नहीं है, रातों रात को 12 बजे चेंज कर देते हैं कि भाई इनको हटा करके इनको बना तो आप दिया। हॉस्टेज रख लीजिएगा 9 घंटे के लिए। हमने थोड़ी रखा है, तो किसने रखा? हमने नहीं रखा है। जिसने रखा है वो आरोपी है, वो गिरफ्तार हो गया। जो मगर वो कहां से आया, वो देखिए कि वो कहां से आया है। वो उनकी वो जड़ पकड़िए आप कि वो कहां से आया है। राधिका खेरा जी के पास जाने से पहले जरा शशि शेखर जी से मुझे पूछना है, क्योंकि बात अब ममता बनर्जी की निकली और नंबर साफ नजर आते हैं कि ममता बनर्जी 94 पब्लिक मीटिंग्स, 94 पब्लिक मीटिंग, समझ सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री है, उनको रिपीट करना है। 94 पब्लिक मीटिंग्स, पदयात्राएं 12, रोड शो 5, पूरी तरीके से अपने कंधे पर वो पूरी कैंपेन चला रही है। और ममता बनर्जी ऐसी है कि वो कभी भी कोई सरप्राइज थ्रो कर सकती है। राइट फ्रॉम जयप्रकाश नारायण के टाइम से कि उनका वहां पर पहुंचे हुए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, उनके गाड़ी के सामने कूद गई थी वो और उनका पूरा यात्रा रोक दी थी। 1984 में उनकी एंट्री होती है पार्लियामेंट के भीतर, वो भी सोमनाथ चटर्जी को डिफीट करके उनकी एंट्री होती है। तो क्या ये सारा जो चीज दिख रहा है, क्या अभी भी उनके पास वो जज्बा आपको दिखाई देता है कि एक सरप्राइज एक बार फिर उनके अपने सर्वाइवल के लिए थ्रो कर सके वो? साहिल, मैं ममता बनर्जी की सारी यात्रा को मैंने करीब से देखा है। मैं उनको जानता नहीं, लेकिन एक खबर नवीस के तौर पर पिछले 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने उनको देखा है। उन्होंने हमेशा जस का तस दिया है। जिस भाषा में प्रतिद्वंदी बात समझता हो वो उसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखिए, वो जैसे जूझ गई बंगाल में। यदि इनकी और अभिषेक की सब मिलाकर 100 से ज्यादा सभाएं हैं, तो एक सभा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होती है तो यकीनन वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही सिर्फ भला नहीं करती, अगल बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी प्रभाव डालती है। इस तरह से इन लोगों ने पूरे बंगाल को एक तरह से, अगर पूरब की बोली में बोले तो नाथ दिया। दिया। हाँ, नाथ दिया, यानी कि उन्होंने उसको पूरी तरीके से मथ दिया। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी की राजनीतिक स्टाइल है उसमें वो ये जानती है कि सड़क पर उतरे बिना राजनीति नहीं होगी। अगर आप देखिए तो पीएम मोदी भी यही करते हैं।
वो भी सीधे जनता से रूबरू होने का प्रयास करते हैं अपनी सिक्योरिटी सीमाओं के बावजूद। हाँ। तो ये ममता बनर्जी ने, ये उनकी टिपिकल स्टाइल का नतीजा है। और मैं एक बस आपको आखिरी बात बोलूंगा कि आपको याद होगा जब वो आईपैक पर छापे के दौरान जब वो सड़क पर उतर गई थी तो तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आज तक को ही बाइट दी थी कि ममता बनर्जी रोड पर है, इसका मतलब आप समझते हैं। तभी अगर देखिए तो एक राजनीतिक इबारत लिखी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो अपने मतदाता को मैसेज ये दे रही थी कि आपकी वजह से मेरा उत्पीड़न हो रहा है। अब कल सवेरे मालूम पड़ेगा उनको कितना फायदा हुआ नहीं हुआ।